नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको महासागरीय लवणता या सैलिनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे के पूर्व के वीडियो में हमने महासागरीय घनत्व के बारे में अध्ययन किया था। तो महासागरीय लवणता के जानने के पहले हमें लवणता है क्या, यही जानना जरूरी है। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। यानी हमें लवणता के बारे में जानना हो तो 1 किलोग्राम सागरीय जल में कितनी मात्रा में ठोस पदार्थ घुला हुआ है, वही कहलाता है लवणता। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 30 प्रति 1000 ग्राम या 30, अर्थात इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम सागरीय जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा है। सागर का हिमांक लवणता पर आधारित होता है। अधिक लवण युक्त सागर देर से जमता है। सागर का क्वथनांक सामान्य जल से ऊंचा होता है। वाष्पीकरण की मात्रा सागरीय लवणता से नियंत्रित होती है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यूनतम होता है। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता जाता है। जोली ने बताया कि यदि समस्त सागरीय लवण को निकालकर ग्लोब पर फैला दिया जाए तो उसकी मोटाई 150 फीट हो जाएगी, और यदि उसे केवल धरातल पर बिछाया जाए तो मोटाई 500 फीट हो जाएगी, और यदि सागर के सभी लवण को हटा दिया जाए तो सागर तल में 100 फीट की गिरावट आ जाएगी। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सागरीय जल में लवणता की मात्रा अत्यधिक है। डिटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता बताया, जिसमें से 7 प्रकार के लवण जो हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न सागरों में लवण की मात्रा 33 से 37 प्रति 1000 ग्राम के बीच में रहती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वो पृथ्वी ही रहता है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि लवण के प्रकार बताया गया है, कुल मात्रा के बारे में बताया गया है और प्रतिशत बताया गया है। ये वो 7 प्रकार के लवण हैं जो डिटमार ने बताए हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा और मैग्नीशियम ब्रोमाइड सबसे कम पाया जा रहा है। यहाँ देखेंगे हम सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 वाष्पीकरण, नंबर 2 वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति, नंबर 3 नदी के जल का आगमन, नंबर 4 वायु दाब तथा वायु दिशा, नंबर 5 सागरीय गतियाँ। इस स्लाइड पे आप देखेंगे महासागरीय लवणता के बारे में बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में लवणता का प्रतिशत कितना पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब है वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवण की मात्रा भी बढ़ेगी। जितना अधिक वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य है। यदि आर्द्रता न्यून नहीं है तो क्या होगा, लवण की मात्रा उससे प्रभावित होगी। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर लवणता अधिक होती है, जैसे कि कर्क और मकर रेखाओं के पास में। जबकि भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापमान तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण उतनी अधिक लवणता नहीं हो पाती जितनी कि अयनवर्ती भागों में। अयनवर्ती भाग का तात्पर्य हो गया 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि के कारण सागरों में जल की वापसी होती रहती है। दूसरा है कारक वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। यदि वर्षा द्वारा भी जल की आपूर्ति होती रहती है तो लवणता की मात्रा घटती जाती है। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम के होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है। अयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता पाई जाती है।
ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिम वर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुंचाते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देते हैं, जिससे ध्रुवों के चतुर्दिक कम लवणता पाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर स्वच्छ जल अधिक प्राप्त होगा या वर्षा का जल अधिक प्राप्त होगा, वहाँ पर लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। तीसरा कारक है नदी के जल का आगमन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नदियों में मीठे जल की मात्रा अधिक होती है, तो जहाँ पर नदियाँ सागरों में गिरेंगी उस क्षेत्र में लवणता की मात्रा को घटा देती है। यद्यपि नदियाँ सागर में अपने साथ लवण लाती है, तथापि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि मुहानों के पास में लवणता में कमी आ जाती है। जैसे गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में कम लवणता पाई जाती है। कृष्ण सागर में डैन्यूब, नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता की मात्रा 18 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की आपूर्ति से अधिक होती है, वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। यानी कि स्वच्छ जल कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है, वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता बढ़ेगी। रूम सागर में लवणता 40 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। चौथा कारक है वायु दाब तथा वायु दिशा, यानी प्रति चक्रवातीय दशाएं, स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। अयनवर्ती भागों में ऐसी दशाएं पाई जाती है जिससे उच्च लवणता पाई जाती है। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। इसी कारण से मैक्सिको की खाड़ी में 30 से 37 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम पाई जाती है। पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती है, परंतु पश्चिमी तटों पर बढ़ा देती है। नेक्स्ट कारक है सागरीय गतियाँ। सागरीय गतियों में धाराएं, ज्वार भाटा और अन्य कारक आते हैं। तो सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण करता है, अतः इनके द्वारा लवणता के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती है। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। मैक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है। दूसरा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है। नॉर्वे तथा उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता मिलती है। इसके अलावा अन्य कारक है वर्षा के कारण लवणता घटती है। बड़ी नदियों के जल महासागरों में आने पर तटीय जल की लवणता कम होती है। सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में कमी होती है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। उच्च वायुमंडलीय वायु दाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरीय लवणता बढ़ती है। उच्च अक्षांशों में सागरीय जल के जमने तथा हिम के निर्माण के कारण सागरीय लवणता में मामूली वृद्धि होती है, परंतु हिम के पिघलने पर लवणता में कमी होती है। विभिन्न विशेषता वाली विभिन्न जल राशियों के मिश्रण के कारण सागरीय जल की लवणता में विषमता होती है। प्रचलित हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय विभिन्नता होती है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद, और मेरा अगला वीडियो जो होगा वो सागरीय लवणता के वितरण से संबंधित होगा। धन्यवाद।